बच्चों 12वीं क्लास में जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बच्चों मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करते हैं। और इसके भी कई सारे रीजन हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट टाइप के गैमीट्स हैं उनका फ्यूजन होता है। तो वहाँ पर जो जेनेटिक कंपोजिशन है उस वो रीजॉइन होते हैं, डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन है वो रीजॉइन होते हैं और इससे वेरिएशन आने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जितने ज़्यादा वेरिएशन होंगे, हाँ, जितने ज़्यादा वेरिएशन होंगे उतनी सर्वाइवलिटी है या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज है ये जरूरी हो जाते हैं। वेरिएशन है इसलिए इम्पोर्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। और फ्लावरिंग प्लांट को आपको पता है वो एंजियोस्पर्म्स हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, है ना। ये एंजियोस्पर्म है वो फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ आप देखेंगे ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू नो वेरी वेल। प्लांट के दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो फ्लावर होगा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द प्लांट। तो इसको हम साइट बोलते हैं, प्लेस जहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है उसको बच्चों पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, बांटा है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, फ्यूजन से पहले क्या क्या चीजें बनती हैं वो हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, क्या क्या स्ट्रक्चर बनती हैं, क्या क्या इवेंट्स होती हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम का मतलब बच्चों होता है जहां पर जो प्लांट है, ब्रांच है, वहां पर फ्लावर बड बनना, सबसे पहले फ्लावर का ओरिजिन होना। तो प्राइमोडियम का मतलब है कि जो जन्म देने वाली सेल है, जो जन्म देने वाली बड है, उसको फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये प्राइमोडियम है वो इनिशियल स्टेज में है, फ्लावर को ओरिजिन करने वाला स्ट्रक्चर है वो देख यहाँ दिख रहा है। इसके बाद में आप इसमें इनफ्लोरिसेंस देख रहे हैं। 11वीं क्लास में हमने इनफ्लोरिसेंस पढ़ा है। इनफ्लोरिसेंस का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द ब्रांच या बंच ऑफ फ्लावर्स को हम इनफ्लोरिसेंस बोलते हैं। यहाँ आप बंच ऑफ फ्लावर देख पा रहे हैं। इनफ्लोरिसेंस में एक फ्लावर नहीं होता, कई सारे फ्लावर्स हैं, उनके अरेंजमेंट होते हैं। तो एक्रोपेटल, बेसीपीटल और कई सारे टाइप के फ्लावर्स इनफ्लोरिसेंस है वो है। इनफ्लोरिसेंसेस बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। पहले फ्लोरल बर्ड होगी, ये आप देख पा रहे फ्लोरल बर्ड, और उसके बाद में वही ओपन होकर के मैच्योर होकर के फ्लावर में कन्वर्ट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक टिपिकल फ्लावर है उसके जो पार्ट हैं उनको बच्चों हम वोर्ल बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट वोर्ल है वो सेपल, उसके बाद में पेटल, फिर एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो सेपल का जो पूरा वोर्ल है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं।
means outermost whorl of the flower, that is calyx, and individual member known as sepal. Second outermost whorl of the flower, that is corolla, and individual member called as petal. Third whorl of the flower, that is androecium, और इंडिविजुअल मेंबर को हम कहेंगे स्टेमेंस। और फोर्थ इनॉरमोस्ट वॉर्ल है वो कहलाता है गाइनोसियम, या इसके इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल। तो बच्चों इस तरीके से ये वॉर्ल हैं। ये जो आउटर दो टू वॉर्ल हैं कैलिक्स और कोरोला, इनको हम एसेसरी वॉर्ल बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, परंतु ये असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और थर्ड और फोर्थ मीन्स एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये मेजर रिप्रोडक्टिव वॉर्ल है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वी कैन से इन्वॉल्व इन गैमीट फॉर्मेशन, इसलिए इनको हम रिप्रोडक्टिव वॉर्ल बोलते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ल ऑफ द फ्लावर, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ल ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर हम फ्लावर को देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट फ्लावर है। वो हम पेडिसल, जिस स्टॉक या ब्रांच डंठल के द्वारा वो प्लांट के साथ में, ब्रांच के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके बाद में पेडिसल का जो टर्मिनल पार्ट है, स्वेलन पार्ट है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस पर ये सारे वॉर्ल लगे हुए हैं। ये सेपल है, पेटल है, स्टेमेंस है, कार्पेल है। तो क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव वॉर्ल है, उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करें तो जो पहला रिप्रोडक्टिव वॉर्ल है वो एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ ए वॉर्ल ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस का पूरा चक्र होता है, बंच होता है। देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। उनकी नंबर और लेंथ है वो अलग अलग होती है, अलग अलग ग्रुप में होते हैं। वो एंड्रोसियम या स्टेमेंस आपस में जुड़े हुए भी रह सकते हैं, फ्री भी होते हैं। वो 11वीं क्लास में इनके बारे में सारे टर्म्स हमने पढ़े। एंड्रोसियम के जो इस इंडिविजुअल मेंबर को हम स्टेमन बोल रहे हैं, स्टेमन के दो पार्ट हैं, यहाँ हम देख पा रहे हैं। ये फिलामेंट है जो थैलेमस के साथ में अटैच होता है, और फिलामेंट का जो टर्मिनल पार्ट है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में दिख रहा है, येलो कलर का है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये एंथर है। इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन इसी जगह पर होता है। या एंथर है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब दो पार्ट है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है एंथर पार्ट में। पार्ट्स ऑफ स्टेमन, फिलामेंट, फिलामेंट है, उसमें ये लंबा सा स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट। फिलामेंट इज ए लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक। इट प्रोक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ फ्लावर, और टर्मिनल पार्ट है वहां पर एंथर पाया जाता है। एंथर, टर्मिनल एंड टिपिकल बाइलोब्ड। ईच लोब हैज टू थीका डाइथीकस। टू थीका मीन्स दो चेम्बर होते हैं। आप देखिए दो दो लोब है, एक लोब ये है, दूसरी लोब ये है, और दोनों लोब्स में दो थीका है, मतलब दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, चेम्बर है, तो उनको डाइथीकस कंडीशन बोलते हैं। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स
लेंथ वाइज सेपरेट इन द थीका। यहाँ पर एक ग्रूव चलती है, एक खांच यहाँ पर बनी हुई है, जिसको हम ये ग्रूव के द्वारा दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो सेपरेट होती है, और उनको आप थीका बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को। तो दो लोब हैं और हर एक लोब में दो थीका हैं। इस तरीके से चार माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें बन जाती है। इस सेक्शन को आप एंथर पार्ट को कट करके देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो लोब के दो दो चेम्बर है। ये एक चेम्बर है, फिर दूसरा चेम्बर है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। ये चेम्बर है, ये चेम्बर है। इस तरीके से एंथर में दो लोब है, बाई लोब्ड है, और हर एक लोब में दो चेम्बर है। मतलब एक एंथर में नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए? हाँ, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है वो 4 हो गए। और यहाँ ये डीप ग्रूव है वो इस तरीके से इस यहाँ पर दिखाया हुआ, ये डीप डीप ग्रूव आपको दिख रहा है। ये सेपरेट करता है दोनों थीका को, और जब पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं तो वो बस्ट हो जाती है। ये डेhiscence होने पर ये डीप ग्रूव खुल जाते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर ये खुल रहे हैं। तो मैच्योरेशन के बाद में ये डेhiscence होकर के पोलन ग्रेन्स को रिलीज यहाँ से करते हैं, इस जगह से करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, द एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। चार उसके एंगल बनते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने अभी आपको बताया 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ये बनाती है, जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. तो ये चार ये चेम्बर इसमें दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं, पोलन सेक्स भी इनको कहते हैं। ये आपकी बुक में बच्चों डायग्राम दिया हुआ है, ये चारों चेम्बर यहाँ देख रहे हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके ऊपर लेयर्स पाई जाती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है, कवरिंग है, वो सिंगल सेल्ड लेयर है, एपिडर्मिस। इसके बाद में दूसरी लेयर है वो एंडोथीसियम। सेकेंड इनर मतलब आउटर लेयर है एंडोथीसियम। इसके बाद में 2-3 सेल्स की लेयर है वो मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर। और सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो टेपिटम। टेपिटम दिख रहा है आपको? तो कितनी लेयर हो गई? यहां पर 4 लेयर्स हो गई। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर 4 लेयर पाई जाती है। आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे वाली एंडोथीसियम, बीच वाली मिडिल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कि पोलन ग्रेन्स को घेरे हुए रहती है, वो है टेपिटम। टेपिटम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेपिटम है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने का काम करती है। तो क्या क्या पार्ट है वो आप देखिए। आप स्लाइड में क्या दिया है? टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड आउटर लेयर एंडोथीसियम, third middle layer, and innermost layer, that is tapetum. The outer 3 layers give protection and help in dehiscence of anther to release the pollen grain. आउटर लेयर है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, और बच्चों डेhiscence का मतलब पोलन ग्रेन्स का रिलीज होना। पोलन ग्रेन्स का मैच्योर पोलन ग्रेन्स है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकलते हैं। तो ये डेhiscence में भी 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर काम करती है। और इनर मोस्ट लेयर है उसको आप अच्छे से याद रखिए। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये एपिडर्मिस है, उसके बाद में हल्के कलर की दिखाई है वो एंडोथीसियम है, और 2-3 लेयर है वो मिडिल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो लॉन्ग पिलर लाइक दिखा रखी है, ये टेपिटम है। और टेपिटम के अंदर वो बनते हैं पोलन ग्रेन्स। तो टेपिटम के बारे में यहाँ बताया है।
द टेपिटम इनरमोस्ट लेयर नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट, क्योंकि डायरेक्ट पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में कौन है, ये टेपिटम है, तो इनको नरिशमेंट देने का वो काम करती है। सेल्स ऑफ द टेपिटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन मोर न्यूक्लियस। जो टेपिटम की सेल है उनमें डेंस मतलब सघन साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और इनकी स्पेसिफिक फीचर है टेपिटम सेल का। इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजीनस टिश्यू एट सेंटर। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस डिप्लॉइड सेल्स दैट इज नॉन एज स्पोरोजीनस सेल्स। बच्चों ये बात को आपको समझना है, 4 लेयर के बाद में जो इनर मोस्ट एरिया है, सबसे अंदर का एरिया, यहां पर भी आप देख सकते हैं सब 4 प्रोटेक्टिंग लेयर है, उसके बाद में अंदर का जो एरिया है पूरा के पूरा एरिया है वो स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब है कि ये स्पोर बनाएंगे, माइक्रो स्पोर बनाएंगे, या ये सेल्स हैं वो मियोसिस डिवीजन में जाएंगी और मियोसिस डिवीजन करके और ये बनाएंगी हम पोलन ग्रेन्स। तो ये एरिया जो टेपिटम के अंदर या टेपिटम के द्वारा घिरा हुआ एरिया है वो कहलाता है स्पोरोजिनस टिश्यू या होमोजिनस टिश्यू, जो बिल्कुल सघन अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है ये वाला। अब बात करते हैं कि इस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू में यहां सेल्स हैं वो मियोसिस डिवीजन में जाएंगी और मियोसिस डिवीजन करके पोलन ग्रेन बनाती है। बच्चों ध्यान रखिए, पोलन ग्रेन्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो आप नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए इनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। और माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, बहुत सिंपल सी तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स दैट आर पोलन ग्रेन्स। और ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस टेक्स प्लेस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, जो यहां आप एंथर में देख पा रहे हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां फिर से उनको कैटेगराइज किया है, प्रोटेक्टिंग लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और इनर मोस्ट लेयर टेपिटम, और फिर अंदर की ओर जो सेल्स हैं इनको हम पोलन मदर सेल बोल सकते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं, पीएमसी या एमएमसी, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियोसिस डिवीजन करती है। मियोसिस डिवीजन आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। मियोसिस फर्स्ट है, उसमें पेरेंटल सेल है वो डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनाती है। वो दोनों मियोसिस सेकेंड डिवीजन में एंटर कर जाते हैं तो 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। तो यहां आप देख पा रहे हैं ये 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं जो कई बार साथ में जुड़ी रहती है, कई बार अलग होती है, तो आप यहां इसको देखेंगे। पीएमसी और एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये 4 सेल्स हैं बच्चों, एक क्योंकि ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, 3 डायमेंशनल में दिख जाता, तो चारों सेल एक साथ में जुड़ी हुई हैं। 4 हैप्लॉइड सेल तो बन गई है परंतु जुड़ी हुई है, एक पीछे की ओर है, तो हम 3 देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली में 4 टेट्राड है। Microspore arranged in a cluster of 4 cells. The formation of microspore from a pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis. ये फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर को ही माइक्रोस्पोरोजिनेसिस प्रोसेस कहते हैं। As the anther mature and dehydrate, the microspores dissociate
फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। बच्चों आप देखिए यहाँ ये चारों एक साथ में जुड़ी हुई है, चार हैप्लॉइड सेल है जिनको हम टेट्राड बोल रहे थे। ये टेट्राड है वो अभी अलग नहीं हुए। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, मतलब ये माइक्रोस्पोर है वो रिलीज होने को होते हैं, तो चारों सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाती है। ये चारों सेल अलग होती है और हैप्लॉइड सेल, टेट्राड की हैप्लॉइड सेल अलग हो करके और फिर डेवलप होंगी, डिफरेंशिएट होंगी किसमें? पोलन ग्रेन्स में। तो आप यहां जो देख पा रहे हैं ये पोलन ग्रेन्स है, ध्यान करिए। अभी ये हैप्लॉइड सेल है वो डिफरेंशिएट हो रही है इस तरीके के पोलन ग्रेन में। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सबसे पहले ये हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होगा। आप यहां देख पा रहे हैं ये डिवीजन कर रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होने को है। तो हैप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दोनों हैप्लॉइड होंगे। अब हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के बाद में इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। सेल डिवीजन में हमने पढ़ा हुआ है पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, तो यहाँ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है ये टेट्राड की सेल में, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो याद रखिए इस जो मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन के लिए दो सेल बन रही है, माइटोटिक डिवीजन करके दो अनइक्वल सेल बन रही है। एक बड़ी साइज की सेल है उसको नाम दिया है क्या? वेजिटेटिव सेल। और उसके अंदर ही एक छोटी सेल है जिसको बोल रहे हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? जी यस सर। जी, वेरी गुड। हाँ, ये आप फिर से मैं उसको बताता हूं, ये टेट्राड है, चार हैप्लॉइड सेल है। हाँ जी बोलिए। कौन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? जी बिल्कुल, आप बता देते मुझे पहले। अभी हो गया ज्वाइन, यस सर। अब आ गया, कोई बात नहीं। ये चार हैप्लॉइड में चार पोलन ग्रेन बनाएगा। मैं पोलन ग्रेन बनाने की प्रोसेस बता रहा हूं बच्चों। पोलन ग्रेन की हैप्लॉइड जो टेट्राड हैप्लॉइड सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करके दो न्यूक्लियस बनाती है, उसके बाद में इसमें साइटोकाइनेसिस होकर के दो अनइक्वल सेल बनती है। एक बड़ी सेल बनती है, इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और एक छोटी सेल बनती है जिसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। बच्चों याद रखिए कि पोलन ग्रेन इस तरीके का पोलन ग्रेन है। इस डिफरेंशिएशन में पोलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर बनती हैं। आउटर लेयर को एक्जाइन बोल रहे हैं और इनर लेयर को इंटाइन बोल रहे हैं। तो अब ये कंप्लीट सेल फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इस स्टेज में ये जो एक डीप ग्रूव था ये लोब में, ये रिलीज हो जाएंगे, और इस स्टेज में रिलीज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब रिलीजिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। As the each microsporangium contains thousands of pollen grains, they are released with the dehiscence of anther. ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए एक मैच्योर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। मैंने अभी बताया आपको दो अनइक्वल सेल बनी है, एक छोटी सेल है जिसको जनरेटिव सेल बोले हैं, और एक बड़ी आकार की सेल है उसको वेजिटेटिव सेल बोला है। इस डिफरेंशिएशन में इनके इस पोलन ग्रेन के ऊपर एक हार्ड टफ कवरिंग डेवलप होती है जिसको बच्चों एक्जाइन बोलते हैं। ये इसमें दांते जैसे बन रहे, आरी जैसा लग रहा है ना, ये दांते जैसी स्ट्रक्चर है। बाहर से देखेंगे तो ये दांते ऐसे दिखते हैं, ये दिख रहे। ये जो आउटर लेयर है वो एक्जाइन की बनी एक्जाइन है, और एक्जाइन में एक
टफेस्ट प्रोटीन, टफेस्ट कंपोनेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये एंजाइम किसके द्वारा बनती है? स्पोरोपोलेनिन के द्वारा बनती है। दुनिया का हार्डेस्ट या मोस्ट रेजिस्टेंट कंपोनेंट दैट इज स्पोरोपोलेनिन, जो इसको प्रोटेक्शन देता है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देता है। ये ना एसिड में गलता है, ना बेस में गलता है, ना सूखता है, ना कुछ नहीं होता। ये पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है एंजाइम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और थिक भी होती है। और इसके बाद में इनर लेयर है वो थिन होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन है वो नाजुक सी लेयर है। अब इम्पोर्टेंट बात है कि वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगी पोलन ग्रेन में, जनरेटिव सेल क्या बनाएगी। तो देखिए वेजिटेटिव सेल है, आपने पोलन ट्यूब डेवलपमेंट देखा है, तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए वेजिटेटिव सेल होती है, जबकि जनरेटिव सेल है वो मेल गैमीट बना करके फ्यूजन में काम आती है। फ्यूजन फर्टिलाइजेशन में इसका न्यूक्लियस काम आएगा, जबकि पोलन ट्यूब बनाने का काम करेगी वेजिटेटिव सेल। अब एक बात और प्रॉब्लम की है कि क्योंकि इसके ऊपर तो हार्ड टफ कवरिंग बनी हुई है एंजाइम की, तो पोलन ट्यूब बाहर कैसे आएगी? तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 जगह पर ये एंजाइम है वो थिन होती है या वहां पर एब्सेंट होती है। ये मुंह जैसा दिख रहा है, ये देख पा रहे हैं आप 3 जगह पर। इन स्ट्रक्चर्स को बोल रहे हैं जर्म पोर, जहां पर एंजाइम एब्सेंट होती है या थिनेस्ट होती है, उस जगह से होकर के पोलन ट्यूब है वो अराइज होती है पोलन ग्रेन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको जनरली मैंने ये डायग्राम समझा दिया, यहाँ पर जो स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। पोलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं, जनरली स्पेरिकल स्ट्रक्चर में होता है। ये आप देख पा रहे हैं स्पेरिकल स्ट्रक्चर, 25 to 50 mm इन डायमीटर। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है, सराउंडेड रहता है। ए पोलन ग्रेन हैज ए 2 लेयर्ड वॉल, एंजाइम एंड इंटाइन। अभी मैंने बता दिया आउटर लेयर है एंजाइम है और इनर लेयर इंटाइन, और उसके अंदर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। एंजाइम the hard outer layer made up of sporopollenin, highly resistant organic material. It can withstand high temperature and strong acids and alkali mediums. Enzymes cannot degrade sporopollenin, एंजाइम भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एंजाइम हैज अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। मैंने अभी आपको बताया ये स्पोरोपोलेनिन उस जगह पर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जिसमें होकर पोलन ट्यूब बाहर होती है आती है। पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये दुनिया में पोलन ग्रेन्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक वाइबल रह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन ऑन द आउटर लेयर ऑफ एंजाइम। एंजाइम एग्जिबिट पैटर्न्स एंड डिजाइन्स, अलग अलग पैटर्न और डिजाइन है वो एंजाइम में दिखाई देते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कांटे जैसे दिख रहे हैं, ये अलग शेप के हैं, ये अलग शेप के हैं। आप बताइए कौन बोलना चाह रहा है? सर जो ये जर्म पोर है इसमें से नहीं एसिड बेस का इफेक्ट पड़ सकता सर इस पे, सीड पे? बिल्कुल बेटा, इस पे एसिड बेस का इफेक्ट पड़ सकता है, परंतु जो इस तरीके से दिखाया है ये इतना चौड़ा नहीं होता। ये एक वन वे ओपनिंग है, इसमें होकर के पोलन ट्यूब तो आ सकती है। अब मान लीजिए इसको ऐसे कवर कर लिया, ऐसे जो एक इस तरीके से कवर कर लिया तो बाहर तोड़ के आ सकती है और अंदर नहीं जा सकती, ऐसे बना हुआ है। यहाँ वो है स्पोरोपोलेनिन है, तो अंदर से बाहर निकलेगा तो अंदर की ओर एंजाइम्स या एसिड्स नहीं जाते, सिर्फ पोलन ट्यूब बाहर आती है। ठीक है? यस सर जी। इंटाइन मैंने आपको बता दिया, इनर वॉल है, ये इनर लेयर है इंटाइन। इट इज ए थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, जो कि
सेल वॉल के कंपोजिशन होते हैं उनके द्वारा ये बनी होती है इन टाइम। ए मेच्योर पोलन ग्रेन्स कंटेन टू सेल्स, यहाँ आप देख पा रहे दो सेल हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। Vegetative cell, it is bigger, has abundant food reserve and a large irregular shaped nucleus, बड़ा irregular shaped nucleus होता है vegetative cell में। Generative cell, it is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. ये स्पेंडल शेप्ड की होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट करती है क्योंकि ये छोटे आकार की होती है और उसके पास में न्यूक्लियस तो है। ओवर 60% एंजियोस्पर्म्स शेड देयर पोलन ग्रेन्स एट टू सेल्ड स्टेज, मतलब पोलन ग्रेन्स हैं वो टू सेल्ड स्टेज में अधिकतर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। इस पॉलिनेशन होगा तो टू सेल्ड स्टेज है, ये आप देख पा रहे दो सेल है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। तो 60% पोलन ग्रेन्स है वो इसी स्टेज में स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इन अदर जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमीट्स, 10 पोलन ग्रेन्स आर सेट एट 3 सेल्ड स्टेज। बच्चों ध्यान रखिए ये 3 सेल्ड नहीं है, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर बनते हैं। ये वेजिटेटिव सेल तो पोलन ट्यूब बनाती है और जनरेटिव सेल है वो इसका न्यूक्लियस डिवीजन करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है जिनको हम मेल न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब आपकी बुक में उसको 3 सेल्ड स्टेज बोला है, एक्चुअली में कंप्लीट सेल ना बन करके ये जनरेटिव सेल के 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो 3 न्यूक्लिएट स्टेज में वो सेड होते हैं, मतलब स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो जनरली 60% तो जो पॉलिनेशन होता है 2 सेल्ड स्टेज में और 40% है वो 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है रीच टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और वी कैन से स्टिग्मा। तो ये कुछ कैलकुलेशन आपकी दिए हैं। Pollen grains, male gametophyte, the said pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. Viability का मतलब होता है कि कैपेसिटी ऑफ द सर्वाइबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ द फ्यूजन, कि पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद में वो अपने राइट टाइप के स्टिग्मा तक पहुंचने की उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर पोलन ग्रेन है वो पहुंचा नहीं है और या पहुंचा है तो लेट पहुंचा है, तब तक वो वाइबल ही नहीं रहा, जीवित ही नहीं रहा, तो उसके सेड होने के या पॉलिनेशन के फायदे नहीं होंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो पोलन वाइबिलिटी है वो वेरी करती है, कुछ प्लांट में वो कुछ आवर्स तक होती है, कुछ दिन तक होती है, या ये मैनी ईयर्स तक भी हो सकती है। वाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेरी स्पीसीज पर। The viability period of pollen grains is variable. It depends on temperature and humidity. Viability of pollen grains of some cereals, rice, wheat, etc. is 30 minutes. Some members of Leguminosae, Rosaceae and Solanaceae have viability for months. तो यहाँ देखिए वाइबिलिटी का मतलब है कि वो जो पोलन ट्यूब बना करके फर्टिलाइजेशन की क्षमता रखते हैं उन पोलन ग्रेन्स को हम वाइबल बोलते हैं। तो कुछ पोलन ग्रेन्स हैं वो 30 मिनट तक ही वाइबल रहते हैं, जीवित रहते हैं, उसके बाद में वो खत्म हो जाते हैं, या कुछ है वो कई महीनों तक, सालों तक वाइबल हो सकते हैं। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्या फायदे हैं उसके। दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेज, वो ताकत देने में, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, ताकत देने में मदद करते हैं, इसलिए इनको पोलन सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो ये पोलन फूड को साथ में लेके जाते हैं, या जो एथलीट होते हैं अपनी पावर ताकत बढ़ाने के लिए वो यूज करते हैं।
इसके साथ में ही दे आर स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस. दे आर यूज्ड एज पोलन बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. बच्चों मान लीजिए कोई प्लांट है वो नेचुरली फर्टिलाइजेशन करना बंद कर दिया है या कोई थ्रेटनिंग कंडीशन में आ गया है, तो हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं कई सालों तक. उसको हम पोलन बैंक बोलते हैं और -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में इनको हम क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे. पोलन ग्रेन्स हैं वो फायदे तो बहुत ज्यादा करते हैं परंतु नुकसान भी बहुत करते हैं. पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट एग्जाम्पल पार्थेनियम और कैरेट ग्रास आर एलर्जिक फॉर सम पीपल. इट लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा. ये पार्थेनियम घास है बच्चों, आपके आसपास कांग्रेस घास उगी दिख जाएगी तो जहां पर भी कांग्रेस घास दिखे उसको उखाड़ के फेंक देना, क्योंकि ये विदेशी घास है और बहुत ज़्यादा सीरियस एलर्जी करती है. हमें पता ही नहीं लगता, वो हम पोलन ग्रेन से इनहेल करते रहते हैं और वो एलर्जी का कारण बनता है. इसलिए कांग्रेस ग्रास को रूट आउट करना है जो भी आपके आसपास दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको भी प्रभावित कर रहे हैं और वो एलर्जिक रिएक्शन कर रहे हैं या कोई भी प्रभावित उससे हो रहा है, तो रूट आउट करिए आप कांग्रेस ग्रास को. बच्चों थैंक यू वेरी मच. अभी जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, अभी आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पढ़ा. इसके बाद में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बाद में करेंगे बच्चों.